नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का वर्चुअली शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग कल से जिलाधिकारियों और राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की शुरुआत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.11% हुई। कल एक दिन में 39,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ कोविड प्रतिबंधों में छूट। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू। बिहार में कुछ इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी जमा होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित। यूरो कप फुटबॉल 2020 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड अंतिम 4 में पहुंचे। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत आज वर्चुअल माध्यम से कोविड वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन के अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी डोमेन के प्रतिनिधियों के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए मंच का उपयोग करने के इच्छुक किसी भी देश को कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कोविन वैश्विक सम्मेलन दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में विशेष संदेश देंगे। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविन ऐप देश में टीकाकरण में बहुत सहायक है। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों ने कोविन ऐप के प्रति रुचि दिखाई है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल सम्मेलन में कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और युगांडा सहित लगभग 50 देशों के स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है। कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क या लाइसेंस फीस की जरूरत नहीं होगी। कोविन प्लेटफॉर्म लोगों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिनमें टीकाकरण के विभिन्न स्तरों की जानकारी, पंजीकरण सुविधा, योजना बनाने और टीके के लिए स्थान और समय के चयन करना शामिल है। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा भी कोविन प्लेटफॉर्म में है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 36 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं।
कोविन प्लेटफॉर्म देश के टीकाकरण अभियान का प्रमुख स्तंभ रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण में कोविन प्लेटफॉर्म के संबंध में अनुभवों को साझा करना है। कोविड टीका पंजीकरण के लिए बनाया गया कोविन पोर्टल काफी लोकप्रिय हो रहा है। विदेशों में भी लोग इसकी तकनीक में दिलचस्पी ले रहे हैं। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों के लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 36 करोड़ 97 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। उनके पास 2 करोड़ 1 लाख टीके शेष हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 14,81,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.11% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 2 करोड़ 97 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 53वें दिन नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। कल 39,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,82,071 हो गई है। लगातार 28वें दिन साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.40% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.61% है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 723 मरीजों की जान गई है, जिसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या 4,02,728 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 41 करोड़ 97 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। कल 15,22,000 नमूनों की जांच की गई। गोवा सरकार ने आज से टीका उत्सव की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कोविड रोधी टीके की पहली डोज लेने के बाद 84 दिन पूरे कर चुके लोगों को दूसरी डोज दी जानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपील की है कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर पहली या दूसरी डोज लेने के लिए टीकाकरण केंद्रों में सीधे आ सकते हैं। ओडिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 2 सदस्यीय केंद्रीय दल कोविड की जांच का अध्ययन करने के लिए आज भुवनेश्वर पहुंचा। ये दल कोविड पर नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के उपाय बताएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ कोविड प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसरों में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा। नए आदेश 12 जुलाई तक रहेंगे। इस बीच दिल्ली के लाजपत नगर बाजार को कोविड नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण बंद कर दिया गया है। ये बाजार अगले आदेश तक बंद रहेगा। शनिवार को सरकार ने 4 जुलाई से 6 जुलाई तक नांगलोई के पंजाबी बस्ती बाजार और जनता बाजार को बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर लक्ष्मीनगर और उसके आसपास के बाजारों को शनिवार से फिर खोलने की अनुमति भी दे दी। उत्तर प्रदेश में आज से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम कोविड दिशा निर्देशों के साथ खुल गए हैं। एक रिपोर्ट। खेलों में रुचि रखने वाले और फिटनेस के शौकीन लोगों के साथ ही सिनेमा हॉल में फिल्म का आनंद उठाने वालों के लिए आज राहत भरे दिन की शुरुआत हुई, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम और सिनेमा हॉल आज से पूरे प्रदेश में खोल दिए गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ये सभी जगहें अपनी आधी क्षमता के हिसाब से 7 बजे सुबह से लेकर रात 9 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खुली रहेंगी। इन सभी जगहों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और फेस मास्क जरूरी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हरियाणा में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए कर्फ्यू की पाबंदियां 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। दुकानों, मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थल, कॉर्पोरेट कार्यालय, विवाह समारोह और अंत्येष्टि में लोगों की उपस्थिति पर रियायतें जारी रहेंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने कल सप्ताहांत कर्फ्यू में ढील दी है और 13 जिलों में भुगतान आधारित पार्कों को खोल दिया गया है। इनमें से 7 कश्मीर संभाग और 6 जम्मू क्षेत्र से हैं। रात का कर्फ्यू प्रतिदिन 8 बजे से सुबह 7 बजे तक यथावत रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश में सप्ताहांत लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। ये जिले जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर जम्मू क्षेत्र के हैं, जबकि अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां कश्मीर संभाग से हैं। टीका लगवाने वाले या 48 घंटे पहले नेगेटिव रिपोर्ट वालों के लिए रेस्तरां, बार 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। गोवा में कर्फ्यू 15 जुलाई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सैलून और स्टेडियम खोल दिए गए हैं। बार और रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के लिए खोल दिया गया है। इस बीच कल कोविड के 64 मामलों की पुष्टि हुई और संक्रमण दर घटकर 3.6% रह गई है। कोविड रोकथाम के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का वर्चुअली शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग कल से जिलाधिकारियों और राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की शुरुआत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.11% हुई। कल एक दिन में 39,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ कोविड प्रतिबंधों में छूट। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू। बिहार में कुछ इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी जमा होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित। और यूरो कप फुटबॉल 2020 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड अंतिम 4 में पहुंचे। केंद्रीय आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने आज भारत में क्लिनिकल परीक्षणों के पंजीयन के तहत आयुर्वेद के आंकड़ों के पोर्टल CTRI की शुरुआत की। इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आयुर्वेद आधारित क्लिनिकल परीक्षणों की जानकारी विश्वभर में मिल सकेगी। पोर्टल की शुरुआत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आयुर्वेद और योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं और आयुर्वेद तथा भारतीय पारंपरिक ज्ञान के बारे में मानसिकता बदलने की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन, लेखन और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। निपुण भारत का शुभारंभ करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहल नई शिक्षा नीति का मजबूत स्तंभ सिद्ध होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उस पर समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग कल से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। ये दल दक्षिणी कश्मीर में पहलगाम सहित 4 स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपायुक्तों और राजनयिक दलों के साथ बातचीत करेगा। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत चल रही परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं और इनपुट एकत्र करने का काम करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज मुंबई में शुरू हुआ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सत्तारूढ़ सरकार पर सार्वजनिक महत्व के विषयों को उठाने के लिए विधायकों को अपने विधायी साधनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयकों को आज ही प्रस्तुत करना और पारित करना अनुचित होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एमपीएससी उम्मीदवार स्वप्निल लोणकर की कथित आत्महत्या पर विधानसभा में हंगामा देखा गया। लोणकर ने एमपीएससी की प्रीलिम और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी और साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के कामकाज पर आलोचना करते हुए आयोग में सकारात्मक बदलाव की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर बहस की भी मांग की। भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने स्वप्निल लोणकर के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार एमपीएससी के सभी रिक्त पदों को इस महीने की 31 तारीख तक भर देगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेल और सड़क यातायात बाधित है। रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग बाढ़ के पानी से भर गए हैं। मध्य पूर्व रेलवे के सुगौली स्टेशन की रेल पटरी पर पानी भर जाने से मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर रेलगाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। रक्सौल मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस और मड़ुआडीह मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस सहित 6 रेलगाड़ियों को आज रद्द कर दिया गया। सुगौली और मझौलिया रेलवे स्टेशन के बीच गंडक नदी का पानी रेल पुल तक पहुंचने के कारण कई रेलगाड़ियां रद्द और बीच में रोक दी गई हैं। कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग बदल दिए गए हैं। अररिया किशनगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सीतामढ़ी, शिवहर तथा पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिलों में भी सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में।
अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 19 दिन शेष हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों पर आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। सात्विक का जन्म 13 अगस्त 2000 को आंध्र प्रदेश में और चिराग का 4 जुलाई 1997 को मुंबई में हुआ। दोनों कई वर्षों से सिंगल्स और डबल्स के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन उदय पवार से प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय जोड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाली सबसे युवा जोड़ी है और ये जोड़ी विश्व में 10वें स्थान पर है। वर्ष 2016-17 से ये दोनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतते आ रहे हैं। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में इस जोड़ी ने डबल्स में रजत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी थी। इस समय ये दोनों ओलंपिक पदक विजेता डेनमार्क के मैथायस बोए की देखरेख में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2019 में इस जोड़ी ने थाईलैंड में सुपर 500 सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता था। इसी वर्ष वे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचे थे। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का 4 बैडमिंटन खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। ऐसे में सिंगल्स में पीवी सिंधु के बाद डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी से पदक की उम्मीदें हैं। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुई। पूरे देश में इसे अभूतपूर्व तरीके से पसंद किया जा रहा है। सैकड़ों श्रोताओं ने ईमेल से अपने जवाब भेजे हैं। क्विज में शामिल होने के लिए आप भी स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनते रहिए। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। महाराष्ट्र के ठाणे के विजय चौरे ने कल आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता जीत ली। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ओलंपिक क्विज को जीत सका हूं और मैं नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूं, खासकर आपका स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस ओलंपिक क्विज का आयोजन किया है, जिससे न सिर्फ हमें खेलों के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि हमारी रुचि भी खेलों के बारे में बढ़ती है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और जो ओलंपिक में 100 से ऊपर लोगों का दस्ता जा रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वो इस बार ओलंपिक में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश का झंडा ऊंचा करेंगे। जय हिंद। यूरो कप फुटबॉल 2020 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इटली और स्पेन के बीच कल वेम्बले में खेला जाएगा। देश आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। देश इस समय आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस समारोह का उद्घाटन किया था। हम आपको याद दिला दें कि अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक चौरी चौरा के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोहों का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था, देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून
देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। इसमें महान स्वाधीनता सेनानियों के स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। गोरखपुर जिले का चौरी चौरा नामक स्थान तब सुर्खियों में आया जब ब्रिटिश पुलिस आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। इसके विरोध में हिंसक झड़पें हुई और खिलाफत आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन स्थानीय पुलिस से भिड़ गए। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और थाने की इमारत में आग लगा दी, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मी मौत हो गई थी। महात्मा गांधी हिंसा का कड़ा विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के खिलाफ थे। चौरी चौरा की घटना पर गांधी जी को दुख पहुंचा और वो 5 दिन के उपवास पर चले गए। राज्य सरकार ने नौजवान पीढ़ी को महान स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों के बारे में जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। ये है chorichora100.com। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा स्मारक गए और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मुंबई में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए हुए हैं। चेन्नई में हल्की वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ छींटों के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं तथा धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, वर्षा भी हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और वर्षा होने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ छींटे पड़े। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं तथा हल्की वर्षा हुई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इम्फाल में भी हल्की वर्षा होने के साथ बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 22 जबकि अधिकतम 31 डिग्री रहने की संभावना है। शिलांग में मध्यम वर्षा के साथ आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइजोल में मध्यम वर्षा के साथ बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। कोहिमा में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अगरतला में 1-2 बार वर्षा होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गंगटोक में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन और गणना कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत का वर्चुअली शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग कल से जिलाधिकारियों और राजनीतिक दलों से बातचीत करेगा। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में आयुर्वेद के नैदानिक परीक्षणों के पंजीयन पोर्टल की शुरूआत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 35 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.11% हुई। कल एक दिन में 39,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ कोविड प्रतिबंधों में छूट। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू।
बिहार में कुछ इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी जमा होने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित। यूरो कप फुटबॉल 2020 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इटली, स्पेन, डेनमार्क और इंग्लैंड अंतिम 4 में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।